सुंदर कवि, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। अपनी शक्ल देखी है कालू कौवे कहीं के? अपने पंख देखो कैसे काले कलाट हैं। तो फिर यही बता दो कि तुम कैसे कव्वे से शादी करोगी। मैं तो ऐसे कौवे से शादी करूंगी जिसके पंख सुंदर हों, रंग बिरंगे हों, लाल पीले हरे। मुझे तो ऐसा ही कौवा अच्छा लगता है। ये सुनकर कालू कौवा सोच में पड़ जाता है और फिर उस कौवी से कहता है, मैं कई दिनों से नहाया नहीं हूँ, इसलिए मेरे पंख काले हो गए हैं। मैं आज ही नदी पर जाकर अच्छे साबुन से नहा कर आता हूँ, तुम फिर देखना। ऐसा कहते हुए कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा पहाड़ों पर जाकर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि कैसे अपने पंख रंग बिरंगे करे। कौवा वहाँ बैठा सोच रहा था कि वहाँ उसका पुराना दोस्त उल्लू आ जाता है। कोलू, किन सोचों में गुम हो? कहीं किसी कौवी से प्यार तो नहीं हो गया? यार उल्लू, प्यार तो हुआ है, मगर वो कौवी मुझसे शादी करने पर मान नहीं रही। उसे रंग बिरंगे पंखों वाला कौवा पसंद है और मेरे पंख तो काले हैं। ये सुनकर उल्लू हंसते हुए कहता है, तो तुम भी अपने पंख लाल पीले कर लो, ये कौन सा मुश्किल काम है। कौवा खुशी से उल्लू से पूछता है। कैसे? वो कैसे मित्र? फिर उल्लू उसे एक उपाय बताता है और वहाँ से चला जाता है। वाह मित्र वाह, अब तो वो कवि मुझसे जरूर शादी करेगी। फिर कौवा सीधा चिड़िया के पास जाता है और चिड़िया से कहता है, चिड़िया चिड़िया, तुम कितनी सुंदर हो और तुम्हारे पंख भी बहुत सुंदर हैं। ज्यादा मस्के ना लगाओ कालू कौवे, सीधी बात करो, क्या काम है? चिड़िया बहन, बात ये है कि मुझे अपने 2-4 पंख दे दो, मुझे आपके पंख बहुत अच्छे लगते हैं। मैं तुम्हें अपने पंख क्यों दूं काले कौवे, चल भाग यहाँ से। चिड़िया की बात सुनकर कौवा निराश होकर वहाँ से चला जाता है। वो उड़ता हुआ जा रहा था कि उसे एक मुर्गा नजर आता है। कौवा सीधा मुर्गे के पास जाता है और मुर्गे से कहता है, मुर्गे मुर्गे, तुम कितने सुंदर हो, मैं भी तुम्हारी तरह सुंदर बनना चाहता हूँ। कुकड़ुक, मगर तुम ठहरे काले कौवे, तुम्हारे पंख काले हैं और मेरे पंख रंग बिरंगे, तुम मेरी तरह सुंदर कभी नहीं बन सकते। कुकड़ुक। दोस्त मुर्गे, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। आप मुझे अपने कुछ पंख दे दो और मैं तुम्हारे पंख अपने पंखों के ऊपर गम से लगा लूंगा, ऐसे मैं भी तुम्हारी तरह सुंदर बन जाऊंगा। कौवे की बात सुनकर मुर्गा समझ जाता है कि ये तो कोई पागल कौवा है। इसलिए मुर्गा कौवे को और भी पागल बनाता है और कौवे से कहता है, कौवे, पहले तुम मेरे लिए मकई के दाने लेकर आओ। मैं मकई के दाने खाकर जब अपने पंख फड़फड़ाऊंगा तो फिर मेरे कुछ पंख गिर जाएंगे और वो पंख तुम ले जाना। कुकड़ुक। कौवे को ये बहुत आसान लगता है, इसलिए कौवा जल्दी से मुर्गे से कहता है, मैं अभी मकई के दाने लेकर आता हूँ, जल्दी आना दोस्त, मेरी मुर्गी मेरा इंतजार कर रही होगी। कुकड़ुक। फिर कालू कौवा वहाँ से जाता है।
कौवा जानता था कि उसे मकई कहाँ से मिलेगी, इसलिए कालू कौवा सीधा किसान के खेत में जाता है। मकई की फसल तैयार थी। कौवा चुपके से किसान के खेत में घुस जाता है। मुर्गे के पंख तो अब मुझे मिल जाएंगे। पहले मैं खुद कुछ मकई के दाने खा लेता हूँ और फिर मुर्गे के लिए ले जाऊंगा। ये सोचकर कौवा वहाँ बैठकर मकई के दाने खाने लगता है। वो जी भर के मकई खाता है और फिर मकई का एक भुट्टा तोड़ लेता है। किसान भी कौवे को देख लेता है। किसान कौवे के पीछे भागता है। किसान डंडा उठाए भाग रहा था। कौवा ये देखकर दौड़ लगाता है, मगर किसान दूर से ही डंडा कौवे की तरफ फेंकता है, जो सीधा कौवे की पूंछ पर लगता है। चोट तो बहुत लगती है, मगर कौवा रुकता नहीं। वो वहाँ से भाग जाता है। बच गया, बच गया। अगर आज पकड़ा जाता तो ये किसान मुझे मार ही देता। कौवा मकई का भुट्टा लेकर मुर्गे के पास पहुँच जाता है। लो मुर्गे, मैंने अपना वादा पूरा किया। अब जल्दी से मकई खाओ और मुझे अपने कुछ पंख दे दो। मैं अभी तुम्हें अपने कुछ पंख देता हूँ। फिर मुर्गा मजे से मकई खाता है और मकई खाकर जोर जोर से बोलने लगता है। कुकड़ुकुड़ुक कुकड़ुकुड़ुक कुकड़ुकुड़ुक। और मुर्गे के कुछ पंख टूटकर गिर जाते हैं। लो कौवे, ये पंख तुम ले जाओ और तुम भी मेरी तरह सुंदर बन जाओ। कुकड़ुकुड़ुक। कौवा खुशी खुशी वो पंख उठाकर वहाँ से भाग जाता है। कौवा अपने घोंसले में पहुँच जाता है। अपने घोंसले में मुर्गे के पंख एक तरफ रखते हुए कौवा कहता है, कल मैं तोते के पास जाऊंगा और कुछ पंख तोते से लूंगा। फिर वो पंख अपने पंखों पर लगाकर मैं सुंदर बन जाऊंगा। ऐसे तो गोरी मुझसे शादी कर ही लेगी। कौवा ऐसे सोचते हुए सो जाता है। सुबह हो जाती है। कौवा भी उठ जाता है और जल्दी से तोते की खोज में निकलता है। मिठू तोता अमरूद के पेड़ पर बैठा अमरूद खा रहा था। कौवा मिठू के पास जाता है। मिठू, मिठू, तुम कितने सुंदर हो। मुझे पता है काले कौवे, कोई और बात बताओ। दोस्त, क्या तुम मुझे अपने कुछ पंख दोगे? मैं भी तुम्हारी तरह सुंदर होना चाहता हूँ। ये सुनकर मिठू मन ही मन बहुत हैरान होता है और कौवे से कहता है, मैं तुम्हें अपने पंख तो दूंगा अगर तुम मेरे घर की अच्छे से सफाई करो। कई दिन हो गए हैं मैंने अपने घर में झाड़ू नहीं लगाया। मैं अभी कर देता हूँ। ये कहते हुए कौवा मिठू के घर जाता है और मिठू के घर की अच्छे से सफाई करता है। कौवा झाड़ू लगाता है और मिठू का घर चमका देता है। ये सब देखकर मिठू कौवे को अपने 2 पंख तोड़कर दे देता है। कौवे, जब भी मेरे पंखों की जरूरत पड़े तो आकर मेरे घर की सफाई कर जाना और पंख ले जाना। मुर्गे के पंख भी मिल गए और तुम्हारे भी। अब मेरा काम हुआ। कौवा मिठू के पंख उठाकर वहाँ से चला जाता है। कौवा चाचा कबूतर की दुकान से गम लेता है और वीराने में जाकर मुर्गे और तोते के पंख अपने पंखों के ऊपर जोड़ लेता है। अब तो मैं बहुत सुंदर दिख रहा हूँ। अब तो वो कौवी मुझसे शादी कर ही लेगी। खुद को नदी में देखकर कौवा ऐसे कहता है,
फिर कालू कौवा जल्दी से कव्वी की तरफ जाता है। कव्वी अपने घर में ही थी। कौवा आवाज देता है। सुंदर कवि, बाहर आकर देखो, तुम्हारा शहजादा आ गया तुमसे शादी करने। कव्वी कव्वे की आवाज सुनकर घर से बाहर आती है। भूत, भूत, ये तो कोई भूत है। नहीं नहीं सुंदर कवि, मैं तुम्हारी जाति का कालू कौवा हूँ, मैं कोई भूत नहीं हूँ। शोर सुनकर कव्वी के भाई भी वहाँ आ जाते हैं। भाई भाई, ये भूत मुझे डरा रहा है। ये सुनकर कव्वी के भाई कव्वे की खूब पिटाई करते हैं और मुर्गे और तोते के पंखों के साथ साथ कव्वे के अपने पंख भी टूटकर वहीं गिर जाते हैं। बड़ी मुश्किल से कौवा भागकर अपनी जान बचाता है। मर गया रे कवि, तेरे प्यार में ये दिन भी देखने थे। ऐसे कौवा वहाँ से भाग जाता है। 2 पेड़ बेरी के, 3 पेड़ अमरूदों के, कुछ जमीन और 2 घर कालू कौवे ने बना लिए थे। अब वो सोच रहा था कि सारी जिंदगी मेहनत मजदूरी में गुजारी है, मगर अब बाकी की जिंदगी खुशियों से गुजारेगा और अपनी वो सारी इच्छाएं पूरी करेगा जो वो अपनी जवानी में ना कर सका। दोनों पति पत्नी अपने घर में बैठे हुए थे जब गोरी कवि कालू की पत्नी अपने पति से कहती है, कालू, अब हमारे जग्गू और बग्गू बड़े हो गए हैं। मैंने 2 कवियाँ भी देख ली हैं अपने बेटों के लिए, क्यों ना हम अपने बेटों को बिहा दें। ना जाने ये जिम्मेदारियाँ कब खत्म होंगी और मैं सुख का सांस लूंगा। अपनी संतान का माँ बाप ने ही तो सोचना होता है। इनका ही तो सोच रहा हूँ, ये सारी जायदाद इन्हीं के लिए ही तो बनाई है। जग्गू और बग्गू भी घर आ जाते हैं। माँ, बहुत भूख लगी है, खाना दे दो जल्दी से। नहीं माँ, कल पहले खाना जग्गू को दिया था, आज पहले खाना मैं खाऊंगा। मर रहे हो क्या भूख से? सुबह से कोई काम नहीं किया और खाने पर लड़ रहे हो। फिर गोरी कवि अपने दोनों बेटों को खाना देती है। फिर कुछ दिन बाद गोरी कवि और कालू कौवा अपने दोनों बेटों की शादी कर देते हैं। घर आते ही दोनों भाइयों में लड़ाई शुरू हो जाती है। पिताजी, ये घर मैं लूंगा, आप बग्गू को वो दूसरा घर दे दें। वाह वाह, शक्ल देखी है अपनी, ये घर मैं लूंगा। यहाँ मेरे माता पिता ने अपनी जिंदगी गुजारी है, मैं भी इसी घर में रहूंगा। उन दोनों की पत्नियां अभी चुप थीं, क्योंकि वो नई आई थीं। जग्गू बड़ा है, इसलिए जग्गू इस घर में रहेगा और बग्गू तुम वो दूसरा घर ले लो। जैसे तैसे कालू कौवा अपने बेटों को मना लेता है। और हम कहाँ रहेंगे, हमें भी तो कहीं अपना सर छुपाना है। गोरी, तुम चलो मेरे साथ। फिर गोरी कवि और कालू कौवा वहाँ से चले जाते हैं। कालू जी, आपने वो दोनों घर अपने बेटों को दे दिए और खुद इस टूटे से घोंसले में आ गए हैं। गोरी, मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे खुश रहें और आपस में लड़ाई ना करें, बस यही एक इच्छा है मेरी। बग्गू जी, मैं चुप रही, अगर बोलती तो सासू माँ और ससुर जी कहते कि लंबी जबान है इसकी। मुझे पता है तुम क्या कहना चाहती हो, जग्गू को पिताजी ने बड़ा घर दे दिया, यही ना? हाँ, मगर अब ऐसा न हो कि ससुर जी बाकी की जायदाद में से भी जग्गू को बड़ा होने का फायदा दें। अब मैं कुछ भी ऐसा नहीं होने दूंगा, तुम चिंता ना करो। दूसरी तरफ जग्गू की पत्नी भी अपने पति से कहती है, जग्गू जी, 2 घरों के अलावा और क्या क्या है ससुर जी के पास?
2 बेरी के पेड़, अमरूदों के और जमीन भी है। अच्छा, फिर तो मेरी शादी बहुत अमीरों में हुई है। अभी अपने बेटों की शादी किए कुछ दिन ही हुए थे कि गौरी कवि को तेज बुखार हो जाता है और वो मर जाती है। अपने बेटों और बहुओं के होते हुए भी कालू अकेला रह जाता है। कड़ी धूप में कालू कौवा अपने खेत में काम कर रहा था जब उसके पास कबूतर आता है। कालू, अब तुम बूढ़े हो गए हो, अपने बेटों को अपने साथ काम पर लगाया करो। क्या करूं यार कबूतर, वो मेरी बात ही नहीं मानते। उन्हें तो खाने के सिवा और कोई काम ही नहीं है। मेरे पास एक उपाय है, तुम शाम को मेरे घर आना, मैं तुम्हें बताऊंगा। फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है। कालू सारा दिन काम करता है और फिर शाम हो जाती है और कालू अपने बड़े बेटे के घर जाता है। बहू, बहू, मुझे जल्दी से खाना ला दो, बहुत भूख लगी है। ससुर जी, मैं तो आज अपने मैके गई हुई थी। मैंने और जग्गू ने वहीं से खा लिया है। क्या घर में कुछ खाने को नहीं है? पिताजी, अगर पहले पता होता तो हम आपके लिए भी वहाँ से ही कुछ खाना पैक करवा लाते। ये सुनकर कालू अपने छोटे बेटे बग्गू के घर जाता है। बहू, बहू, खाना लाओ। कालू कौवा घर के बाहर बैठकर आवाज लगाता है। बग्गू, ये पिताजी इस समय आ गए हैं, खाना तो कम है। या हमारा पेट भरेगा या ससुर जी का। मैं देखता हूँ। फिर बग्गू अपने पिताजी के पास जाता है। पिताजी, अगर आप थोड़ा सा पहले आ जाते तो बहुत मजा आता। पाए बनाए थे, मगर अब तो सब खत्म हो गया। बहुत स्वादिष्ट थे पाए, हमने खा लिए। अच्छा, आप कल का खाना मेरे घर से खा लेना और आज जग्गू के घर से जाकर खा लो। कालू चुप रहता है और खामोशी से अपने घोंसले में जाकर भूखा ही लेट जाता है। गौरी, तुम मुझे छोड़कर चली गई और मैं अब अकेला कैसे ये दुख सहूं। मेरे 2 जवान बेटे हैं और मैं भूखा सो रहा हूँ। लेटे लेटे उसे याद आता है कि उसे तो कबूतर ने अपने घर बुलाया था। फिर कालू कौवा कबूतर की तरफ चला जाता है। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। यार कबूतर, आज तो मेरे दोनों बेटों ने मुझे खाना भी नहीं दिया। फिर कबूतर पहले कालू कौवे को खाना देता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बेटे तुम्हारा कहना माने और मेहनत करें, तो तुम्हें कुछ दिनों के लिए दूसरे जंगल जाना होगा। मैं समझा नहीं कबूतर। फिर कबूतर कालू कौवे को अपनी योजना बताता है। मैं कल ही दूसरे जंगल चला जाऊंगा। सुबह हो जाती है। जब जग्गू और बग्गू खेत में जाते हैं तो उनके पिताजी खेत में ना थे। वो अपने पिताजी को इधर उधर देखते हैं मगर उन्हें कालू कहीं नजर नहीं आता। वो वापस घर चले जाते हैं। लगता है पिताजी मर गए। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। चलो अब हम जायदाद बांट लेते हैं। मैं चिड़िया आंटी को बुला कर लाता हूँ, वो हमें जायदाद बांट देगी। फिर बग्गू चिड़िया को बुला लाता है। ये वाला खेत जग्गू तुम्हारा और बग्गू ये खेत तुम रख लो। दोनों का बराबर हिस्सा है और फलों के पेड़ भी आप दोनों के आधे आधे। फिर उस दिन के बाद वो दोनों भाई खेतों में आना शुरू कर देते हैं और अपना अपना काम शुरू करते हैं। पति जी, तुम्हारे बड़े भाई की फसल अच्छी है और हमारी फसल थोड़ी है।
तुम चिंता ना करो, कल से हम ज्यादा मेहनत करेंगे और अपनी फसल जग्गू से अच्छी कर लेंगे। दूसरी तरफ जग्गू की पत्नी और जग्गू दिल लगाकर काम करते हैं और वो कोशिश करते हैं कि उनकी फसल बग्गू से ज्यादा हो। दिन गुजरते गए और दोनों की फसलें और फल पककर तैयार हो जाते हैं। कबूतर भी जाकर कालू कौवे को बुला लाता है और कालू एक बड़ी लाठी लेकर खेत में बैठ जाता है। कालू के बेटे भी खेत में आ जाते हैं। अपने पिता को देखकर दोनों भाई बहुत हैरान होते हैं। पिताजी, आप तो मर गए थे। आप कहाँ थे पिताजी? मैं मरा नहीं, बल्कि किसी दोस्त से मिलने गया हुआ था। तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ। मगर पिताजी, हमने खेत में बहुत मेहनत की है। हमारे फल और फसल तैयार है। हम अपनी फसल काटने आए थे आज। और जो मेहनत करके तुम्हारे पिता ने तुम्हारा पालन पोषण किया, उसका बदला तुमने क्या दिया अपने पिता को? 2 महीने की मेहनत को तुम छोड़ना नहीं चाहते और तुम दोनों मेरी सारी जिंदगी की मेहनत का फल हो। फिर कालू के दोनों बेटे समझ जाते हैं कि पिताजी ने तो उनकी आंखें खोल दी हैं और वो दोनों अपने पिताजी से प्यार करने लगते हैं और उसकी अच्छे से सेवा करते हैं। प्यारे दोस्तों, माता पिता अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए बहुत मेहनत करते हैं, ना दिन देखते हैं और ना रात। इसलिए हमें भी अपने माता पिता को हमेशा मान और सम्मान देना चाहिए।